डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, पार्ट फर्स्ट। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों ने एक नवीन सभ्यता का विकास किया जो भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यों की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के स्रोत वैदिक साहित्य हैं। आर्य साहित्य को वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य अत्यंत विशाल है जिसके अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, स्मृतियाँ, धर्म सूत्र, महाकाव्य आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो आज अपन सबसे पहले करेंगे वैदिक साहित्य हमारे जो हैं उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं। पहला है वेद। भारतीय इतिहास में वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीन निधि हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की प्राचीनतम तथा महानता के कारण ही वे अपने इन ग्रंथों को वो मानव रचित न मानते हुए ईश्वर रचित कहा जाता है। आर्यों की वेदों में वर्णित ज्ञान को आर्य ऋषि मुनियों ने सीधे ईश्वर से प्राप्त किया हुआ या सुना हुआ माना है। वेद किसी एक व्यक्ति या काल की रचना नहीं है। विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों मुनियों ने मंत्रों की जो रचना की उन्हें किसी समय में संकलित कर लिया गया। वेदों से आर्यों के आचार विचार, रहन सहन और धर्म कर्म आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीयों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं हमारे वेद। वेद प्रमुख रूप से 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों से जो कि समय समय पर ऋषि मुनियों ने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्रों की उन्होंने जो रचना की उनको संकलित कर लिया गया है। ये किस काल की रचना है इस संबंध में विवाद है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मत यही है कि ऋग्वेद की जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। अन्य वेद या वैदिक साहित्य की जो रचना है वो ऋग्वेद के बाद की गई। इसलिए इस प्रकार इस संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है और इसी काल को वैदिक काल कहा जाता है, जिस काल के अंतर्गत वैदिक साहित्य की रचना की। तो ये वैदिक जो साहित्य है ये बहुत विशाल है और इसी वैदिक साहित्य का जो है उसको हम पूरी जानकारी के लिए इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना की। और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा जिन ग्रंथों की रचना हुई उन सबको सम्मिलित रूप से उत्तर वैदिक काल का नाम दिया जाता है। तो प्रारंभ में हम देखें तो ऋग्वेद काल में आर्य सभ्यता का विस्तार जो था वो आर्य सभ्यता अफगानिस्तान और पंजाब आदि के इलाकों में वो लोग बसे। उसके बाद उन्होंने शेष भारत का आर्यकरण किया। आर्यों का अनार्यों से युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ और काफ़ी लंबे समय तक वो चलता रहा। अंत में इस संघर्ष में आर्यों की विजय हुई। उन्होंने अनार्यों के प्रदेशों पर अधिकार किया। अनार्य पराजित होकर वनों या पर्वतीय प्रदेशों में चले गए और उसके बाद दक्षिण भारत की ओर बचे हुए अनार्य लोग वहाँ जाके बस गए। इस प्रकार भारत में आर्य सभ्यता का धीरे धीरे विस्तार हुआ। अब आज अपन करेंगे अब वैदिक राजतंत्र या वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। इसको हम सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का जानकारी के जो स्रोत हैं वो ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद में इस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे छोटी इकाई थी कुटुंब या परिवार
और परिवार में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कुटुंब का प्रधान होता था, उसकी आज्ञा को सभी सदस्य मानते थे, उसे आदर देते थे। आर्यों का जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी वो बड़ी ही व्यवस्थित और संगठित थी। उसके बाद जो उससे ऊपर का जो ढांचा है वो है गांव। अनेक परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते थे और गांव का जो प्रमुख जो अधिकारी होता था वो मुखिया कहलाता था। तो ये जो गांव का जो मुखिया था, इसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और इसका निर्वाचन भी हो सकता था। इस संबंध में अभी तक स्पष्ट नहीं है। उससे ऊपर था कस्बा। तो अनेक गांव मिलकर कस्बे का निर्माण करते थे। इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो विश्वपति कहलाता था और कस्बे के ऊपर होता था जन। अनेक विश्व या कस्बे मिलकर जन का निर्माण करते थे और इनका प्रमुख जो अधिकारी होता था जन का, वो गोप कहलाता था। तो ऋग्वेद में हमें जन के जो प्रमुख जो नेता है उसको अनेक स्थान पर राजन भी कहा गया है। वही गोप या राजन जो था प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। धन्यवाद।